बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, खबर यह है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के अदालती महाज पर कब्जा करके इन अदालतों में अपने मनपसंद हाथों से लगाए गए जजेस को बिठाकर इमरान खान को हमेशा जेल में रखने का एक प्लान बनाया। अडाला का सुपरिटेंडेंट 22-22 घंटे इमरान खान पर जुल्म कर रहा है और गंदा पानी वजू के लिए दिया जाता है। यानी आप इस हद तक इखलाकी तौर पर गिर गए कि इमरान खान के साथ इस हद तक जुल्म किया जा रहा है। आज मुलाकात का दिन था, सहाफ़ियों का नाम भी इस लिस्ट में शामिल था, लेकिन मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई और ख़ानदान के लोगों को भी मिलने नहीं दिया गया। जो लोग मिलकर आए और जो इमरान खान ने पैगाम बाहर भेजा है, अडाला जेल के सुपरिटेंडेंट के नाम ये पैगाम था कि पाकिस्तान की अवाम कभी भी अडाला जेल के सुपरिटेंडेंट को भूलेगी नहीं और जो ये जुल्म कर रहा है, खान साहब भी कहते हैं कि मैं कभी भी इसे माफ नहीं करूंगा और बाहर आऊंगा तो जरूर ये भुगतेगा और अल्लाह भी इसे सजा देगा। अलीमा खान ने जो गुफ्तगू की है पाकिस्तान के मीडिया से, इमरान खान के का जो पैगाम था वो पहुंचाया और अलीमा खान ये कहती है कि इमरान खान ने कहा कि मुझे 22-22 घंटे एक कमरे में आइसोलेट किया जाता है और आज जज साहब के कहने पर, इसरार पर मुझे आज एक किताब पढ़ने के लिए दी गई। इमरान खान पर टॉर्चर किया जा रहा है और ये टॉर्चर गफूर अंजुम कर रहा है। इमरान खान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त मार्शल लॉ नहीं बल्कि आसिम लॉ है। इमरान खान का बेटों सुलेमान खान और कासिम खान को अपने ऊपर टॉर्चर और पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर बैनुल अक़वामी अदालत से रुजू करने का हुक्म भी दिया। कासिम और सुलेमान खान पाकिस्तान आएंगे, वो सिटीजन भी हैं, हुकूमत कोई बहाना ना बनाए, इसलिए हम हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करने जा रहे हैं। जहां पर भी अमन मार्च होगा, हम सब लोग बढ़ चढ़ कर इस अमन मार्च में हिस्सा लेंगे और अमन की पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है। सुपरिटेंडेंट अडाला जेल गफूर अंजुम ने इमरान खान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी और ये जब से आया इमरान खान शदीद तकलीफ़ में है, अज़ियतें दे रहा है और इससे हम कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपके तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दूं और आप इससे पहले मुतअद्दिद दफ़ा इस हवाले से इसरार कर चुके और आज वही बात और इमरान खान की तरफ से भी कही गई कि दोनों बेटे जाएं और आलमी अदालत में इस केस को उठाया जाए। अच्छा, इसमें ना जो प्रोटोकॉल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ और इमरान खान का केस क्या आलमी अदालत इंसाफ में ले जाया जा सकता है। होता जी कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये रियासतों के दरमियान कोई डिस्प्यूट होता है ना, तो उसके हल के लिए बनाई गई। और अगर कोई फर्द वाहिद यानी एक शख्स अपनी दरख्वास्त को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता है तो उसे एंटरटेन नहीं किया जाता, यानी उसकी स्पिरिट ही नहीं है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसे इस मकसद के लिए नहीं बनाया गया। दो रियासतें, आपको याद होगा कुलभूषण यादव का मामला था, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये मामला था, इसीलिए इसे आलमी अदालत इंसाफ में ले जाया गया और फिर उसके ऊपर हेयरिंग भी हुई और फिर एक फैसला भी आया। अब इसके अंदर जो इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी है, यानी किसी फर्द वाहिद के साथ अगर जुल्म किया जा रहा है और वहाँ की रियासत, किसी भी मुल्क की रियासत कवानीन को इस्तेमाल करती है उस शख्स के खिलाफ, या फिर आप अपना कानून बनाकर मार्शल लॉ अनाउंस करके या गैर एलानिया तौर पर कवानीन उस शख्स के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, तो इस मामले को इंडिविजुअल लेवल पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं ले जाया जा सकता। और अब किन सूरतों में इस केस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाया जा सकता है, ये दोनों सूरतें मैं आपके सामने रख देता हूं कि इंडिविजुअल जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो दो रियासतों के दरमियान होता है, जो स्टेट टू स्टेट मैटर्स और डिस्प्यूट को देखते हैं, और फिर जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वहाँ पर मामला क्या होते हैं। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, किसी फर्द वाहिद की अकाउंटेबिलिटी हो सकती है जिसमें मोस्ट सीरियस इंटरनेशनल क्राइम्स हैं, जेनोसाइड है, वॉर क्राइम्स हैं, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है एंड द क्राइम ऑफ एग्रेशन, यानी आप किसी फर्द वाहिद के खिलाफ तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, लेकिन आप किसी रियासत या उसकी हुकूमत के खिलाफ नहीं जा सकते। फिर प्रोसिक्यूटर रोल इसमें क्या होगा, जो आईसीसी का जी प्रोसिक्यूटर होता है ना, वो किसी भी इंडिविजुअल के खिलाफ जो इल्ज़ामात होते हैं उस पर इन्वेस्टिगेशन करता है और फिर अपनी फाइंडिंग्स अदालत के अंदर सबमिट की जाती हैं। इसकी जुरिस्डिक्शन क्या है, द आईसीसी जुरिस्डिक्शन इज लिमिटेड टू सिचुएशंस वेयर अ स्टेट इज अनविलिंगली और अनएबल टू जेन्युइनली इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट दीज क्राइम्स। जब ऐसी सूरत से कोई रियासत गुजर रही हो जहाँ पर किसी भी इस किस्म के जो वॉर क्राइम्स होते हैं आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते, तो वहाँ पर इसका रोल आपको नज़र आएगा। लेकिन आईसीसी
جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، یہاں پر کسی فرد واحد کا کیس اگر جائے گا تو اس کی صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، لیکن کسی ریاست کے خلاف آپ کیس جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نہیں لے کے جا سکتے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے جی کہ مینی ہیومن رائٹس ٹریٹیز ہیو مانیٹرنگ باڈیز دیٹ کین ریسیو اینڈ ریویو انڈیویجول کمپلینس۔ اچھا، اس میں ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ بہت ساری انٹرنیشنل باڈیز ہیں، ریجنل ہیومن رائٹس کورٹس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اسے مختلف دنیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے درخواستیں دائر کی جاتی ہیں، آپ یہ معاملہ وہاں پر لے کے جا سکتے ہیں۔ لیکن جو چیز جو آپ تمام دوستوں کا کنسرن ہے اور جو پاکستان میں ہر فرد کا کنسرن ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں خان صاحب کا کیس جائے اور وہاں سے انہیں انصاف مہیا ہو، اور پھر اس فیصلے کے اوپر پاکستان کی حکومت جو ہے وہ عمل درآمد کروائے۔ تو اس پوری صورتحال میں اگر عمران خان کا کیس پہلے تو جائے گا نہیں جی، اور اگر ایسی کوئی عدالت ہوتی اور وہاں کا فیصلہ آ بھی جاتا تو آپ اس کو بطور بائنڈنگ کسی بھی حکومت کے اوپر جو ہے وہ مسلط نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو خان صاحب نے بات کہی ہے، اب اسے دیکھنا ہوگا کہ جو وکلا ہیں وہ کیا کریں گے، اور یہ جو بات خان صاحب سے منسوب کی جا رہی ہے اس کا جو سفیر ہے آف آپریشنز اور کس طرح سے اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو نا یہ بھی خبر دے دوں، سلمان اکرم راجہ، آج توشہ خانہ 2 کی سماعت تھی، ٹرائل کا دن تھا۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ ہم سب وکلا فیملی کو اندر ہی جانے نہیں دیا جا رہا۔ عمران خان کو کوٹری میں رکھا ہوا ہے، آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اوپن ٹرائل آئینی قانونی حق ہے جو کہ عمران خان کو نہیں دیا جا رہا۔ توشہ خانہ 2 ٹرائل سائفر ٹرائل کی طرح کالعدم قرار دیا جانا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر ٹرائل 3 مرتبہ کالعدم قرار دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہماری 10 پٹیشنز دائر ہیں، ہمیں ملنے نہیں دیا جاتا۔ اب ہم سپریم کورٹ جائیں گے اور بتائیں گے کہ ملک کے سب سے بڑے لیڈر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور عدلیہ اس وقت جو ہے وہ بے بس ہے۔ اب یہ سپریم کورٹ پاکستان جا رہے ہیں جی، وہاں پر یحییٰ آفریدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ناکہ لگایا ہوا ہے، اور اس ناکے سے کوئی درخواست آگے نہیں جا سکتی۔ اگر آئینی پٹیشن ہوگی تو آئینی بینچ دیکھے گا، اور اگر کسی ریگولر بینچ کے سامنے لگائیں تو یحییٰ آفریدی صاحب موجود ہیں اور ان کی خدمت کے لیے، تو ان کے اس ناکے سے گزرنا شاید پاکستان تحریک انصاف کے نصیب میں نہیں ہے۔ اور یہ کوشش کر لیں آپ، یہ بیانات کی حد تک تو چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن اب ایک ریئلسٹک اپروچ پاکستان تحریک انصاف کو اپنانی چاہیے کہ آپ ان دروازوں کو کھڑکا رہے ہیں، ٹکر مار رہے ہیں، لیکن اندر سے ایک آواز نہیں آ رہی۔ بے ضمیر لوگوں کی یہ عدالتیں ہیں جہاں سے انصاف آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان اور یہ جو آج 9 مئی کے حوالے سے جو کیسز آئے، ان کے بعد یہ پتہ لگ جانا چاہیے کہ اب ان کو انصاف نہیں ملے گا۔ آج میں شیر بانو کو سن رہا تھا، شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی کو، ان کا ایک ویڈیو کلپ تھا جس میں وہ کہتی ہیں کہ شیرپا برج کے نیچے ایک فرنیچر والا تھا، انٹیریئر ڈیزائنر، اس کا شو روم وہاں پہ ہے، اور وہ اپنے شو روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ جیو فینسنگ یعنی جب آپ نے کروائی، اس کی لوکیشن اس جگہ کی آئی، تو انہوں نے اس بیچارے کو بھی دھر لیا۔ اس کا قصور یہ تھا کہ وہ شیرپا برج کے بالکل نیچے اپنے کارخانے میں موجود تھا، ریکارڈ کے مطابق اس کی لوکیشن وہاں کی آتی ہے، اور اسے بھی اس میں شامل کر لیا گیا۔ اب اس میں جو بات اس وقت پاکستان کی لیگل فرٹرنیٹی میں ہو رہی ہے، آج حماد اظہر صاحب کے گھر میں جو لوگ تعزیت کے لیے آئے اس میں خواجہ سعد رفیق بھی تھے، بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب بھی تھے، اور باقی لوگ بھی تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہی بات کہی نا کہ اس کیس کے جو میرٹس ہیں اور جس طرح سے پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی، اس سے پہلے ہم نے اتنی بری نہ پروسیکیوشن دیکھی اور اتنے گندے فیصلے کبھی بھی عدالتوں سے آتے ہوئے نہیں دیکھے۔ اب ہوگا کیا جی کہ کل کو اگر ایسا کوئی واقعہ، اگر آپ اس فیصلے کی روح کو پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب 9 مئی ہو رہا تھا اور کوئی شخص وہاں سے گزر بھی رہا تھا اور اس نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا، تو اسے بھی دھر لیا جائے گا، اور یہی اس خاندان کے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ یعنی ایک فرد کو جو انٹیریئر ڈیزائنر تھا آپ نے اٹھایا اور اسے سزا دے دی، اس کے 2 بچے ہیں جی۔ آپ لوگوں کی آہیں لینا بند کر دیں، ہر شخص نے مرنا ہے۔ یہ لوگ آپ کی قبروں پر آ کر بھی احتجاج کریں گے اگر آپ نے اپنے اس وتیرے کو نہ بدلا۔ اور پھر ان فیصلوں کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ ان تمام ججز کو دوبارہ سے LLB کرنا پڑے گا، قانون کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی۔ اگر ان کے استاد اچھے ہوتے تو شاید آج یہ آئین و قانون کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ انہوں نے نہ صرف اپنے قلم کو بیچ دیا، اپنے فیصلوں کو، اپنی کرسی کو بیچ دیا، انہوں نے اپنے زمینوں تک کے سودے لگوا لیے، اور آج یہ فیصلے آئے۔ کس طرح اس جج کو نیند آتی ہوگی؟ یہ سوال ہے۔
उन तमाम जज साहिबान से जिन्होंने लिखे लिखाए फैसलों को पढ़कर अदालतों में सुनाया, या फिर इनके ऐसी कौन सी मजबूरियां थी, इनकी ऐसी कौन सी सीडीज थी, कौन सी वीडियोस थी जो कहीं बतौर जमानत किसी के पास पड़ी थी और इनको इस्तेमाल किया जाता है। इस एंगल से भी आपने इस केस को ज़रूर देखना है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब वही बताते हैं जी कि तोशाखाना 2 का ट्रायल इस वक्त गैर कानूनी हो चुका। वकला जिन्होंने दिफा करना है वो बाहर खड़े हैं और अंदर समात शुरू हो चुकी है। फैमिली और मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। अडाला के दरवाजे आज ही दोबारा बंद हुए। शिफा यूसुफजई इंतजार करती रही। मजहर बल्लास साहब ये कहते हैं जी कि अडाला जेल में यूसुफ रज़ा गिलानी और जवेद हाशमी समेत कई सियासी कैदियों को मिलता रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि सियासी कैदियों के ख़ानदान के अफराद, उनके दोस्त और वकला बड़े आराम से मुलाकातें करते थे, मगर आज जो ही मैं अडाला जेल के गेट नंबर 5 पर पहुंचा तो देखा कि इमरान खान की तीनों बहनें गेट पर बेबसी की तस्वीर बनी बैठी हैं। मैंने इतना जुल्म, इतनी बेहिसी पहले कभी नहीं देखी। तो सर, दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे। जो एहतजाज करेगा उसे उठा लो, जो नहीं मानेगा उसे 9 मई में डाल दो, और अगर कोई पंजाब की सीएम पर तनकीद करेगा तो पुराना केस निकालो और उसको उस केस के अंदर घसीटो। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एक सरप्राइज़ दिया। माल रोड पर जी निकले हैं तहरीक इंसाफ के वकला, इंसाफ लॉयर्स फोरम के लोग थे, इसके अलावा जो वकील बड़ी तादाद में बाहर आए, तहरीक इंसाफ के झंडे इन्होंने उठाए हुए थे और इन्होंने बाहर आकर एहतजाज किया है और इमरान खान से इजहार यकजहती की बात की है। पाकिस्तान के अंदर अभी भी बहुत सारे ज़मीर ज़िंदा हैं, लोग पहरा दे रहे हैं और जब इन्हें मौका मिलेगा वो यकीनन अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करवाएंगे। मैं भी आपको ये भी खबर दे दूँ कि ये काले कानून के नताइज आना शुरू हो चुके हैं और पाकिस्तान के अंदर जो बग़ैर इजाज़त एहतजाज वाला मामला था, इसके ऊपर लोगों को सज़ाएँ मिल रही हैं। 26 नवंबर एहतजाज के तनाज़ुर में दर्ज 3 मुकदमात में इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने PTI के 12 कारकुनान को सज़ाएँ सुना दी हैं जी। एक को बरी कर दिया गया। सितंबर 2024 में ये इस्लामाबाद में ये कानून बना था कि पहला फ़ैसला जो PTI के ख़िलाफ़ आया, यानी इन्होंने रेड जोन के अंदर कोई भी एहतजाज करेगा आप उसे पकड़ कर अंदर कर सकते हैं और उनके ऊपर गालबन 3 साल की सज़ा का ऐलान किया गया। इरफान सदीकी साहब ने उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर गुफ्तगू की और इसे जस्टिफाई किया था। तो आज ये पहला नतीजा मौसूल हुआ और पहली सज़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को मिल रही है। यानी आप इस मुल्क के अंदर एहतजाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर तो एहतजाज की इजाज़त नहीं है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि पार्लिमान, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, इसके बाहर हमने खालदा ज़िया के हामियों को देखा और वो हसीना वाजिद की हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे। कभी बरतानिया की हुकूमत ने ये हक़ आपसे नहीं छीना। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक कागज़ का रिश्ता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन चूँकि कानून की हुक्मरानी है और यहाँ पर जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उनको भी उतने ही हकूक़ हासिल हैं जितने आपके यहाँ के जो बॉर्न हैं उनको हकूक़ दिए जाते हैं। तो ये फ़र्क है, कौमें और जमहूरियत कैसे ज़िंदा रहती है, ऐसे ज़िंदा रहती है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 13 कारकुनान को 3 मुख्तलिफ मुकदमा में नामज़द किया गया और जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने 5 मुलजमान को सज़ा सुनाई। जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद ने 1 मुलजिम को बरी किया। काश मजिस्ट्रेट साहब अपने नाम की भी लाज रख लेते, लेकिन उन्होंने तो इस नाम की भी लाज नहीं रखी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की नाहली साहब कहें, वकला की नाहली कहें। मैं ना सदीक जान को, किसी ने मुझसे क्लिप शेयर किया तो उसमें वो सदीक बता रहा है कि पिछले 1 माह में हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी किस्म की कोई जल्द समात की दरख्वास्त जो है ये दायर कर सकते इन्होंने नहीं की। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जी वकला बहुत ही नालायक साबित हुए और मैं हमेशा से ये बात करता रहा। आप दोस्त अक्सर नाराज़ हो गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बातें अब सच साबित हो रही हैं और मैं देखता हूँ कि वो जो दोस्त नाराज़ हुए थे आज हमारी बात से इत्तफाक भी करते हैं और कमेंट सेक्शन में वो हमारी हाँ में हाँ भी मिला रहे हैं। और मैं आपको बताया करता था कि एक जमात जिसमें वकला आपको इतने सारे नज़र आएंगे, तो फिर ये वकला सारे के सारे इमरान खान को अदालती महाज से कम केसेस तो सही तरह लड़ लेते, लेकिन इन्होंने केसेस भी इमरान खान के सही तरह लड़ना तो बहुत दूर की बात है, इन केसेस को ख़राब कर दिया। दोस्तों, अली मीन गंडापुरे ने जी एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस, जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम दिया और मुखातिब आज उनका पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ही थे। वो ये कहते हैं जी कि मुझे किसी का खौफ नहीं, हमने ऑपरेशन किए, उन लोगों को निकाला, मगर बाद में फिर उन्हीं लोगों को लाया गया। फिर जब ISI और MI से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये हमारे लोग हैं, वो पकड़े गए तो उनको इस्तेमाल करते हैं। अपनी वर्दी वाले बंदे से जंग लड़ें। गुर तालिबान के ज़रिए जो आप जंग लड़ना चाह रहे हैं, इसकी वजह से आप और आवाम के दरमियान एतमाद ख़त्म हो रहा है।
गुट तालिबान काबिल कबूल नहीं। अगर आपको इनकी ज़रूरत है तो उनको फ़ौज में भर्ती कर लो, फिर उनको वर्दी में कश्मीर में लड़ाते हो या किसी और महाज पर लड़ा लो, ऐसे शहरों में ये नहीं घूमेंगे। अब प्रॉब्लम सर इसके अंदर ये है कि अगर आपके ये बंदे हैं और आपने फिर इनसे किस किस्म का काम लेना, ये अहम सवाल है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप कबायली पट्टी केपी का ये पूरा इलाका जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से लगता है, फिर बलूचिस्तान का इलाका जो लगता है, इस इलाके में कभी भी अमन नहीं आ सका। बलूचिस्तान में कभी अमन नहीं आया, लोग तरसते हैं अमन के लिए। आपने क्या ऐसा काम लिया? एक ही तरीका हो सकता है ना, जब आप गुड तालिबान बैड तालिबान की राइम के अंदर फंस जाते हैं तो गुड तालिबान क्या करेंगे, आपके लिए बतौर एजेंट काम करेंगे, उनके अंदर घुस के इंफॉर्मेशन देंगे। यही काम हो सकता है ना। लेकिन पिछले 78 वर्षों में, चले इतनी पुरानी फाइल नहीं खोलते, 3 दहाइयों की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर सर अमन क्यों नहीं आ सका? सब कुछ आपके हाथ में था, आपको 4-4 दफा हुकूमतें मिली, आप पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ सिंक थे, यानी हुकूमत यही लोग करते रहे। नाम जो है वो सिर्फ जमहूरियत का लगा दिया जाता है। इन फैसलों का पाकिस्तान के हालात पर असर पड़ा। आज अगर हमारे इस पट्टी पर जिसका मैंने जिक्र किया अगर अमन नहीं है तो इसकी बुनियादी वजह आपकी गलत पॉलिसीज़ हैं। आज लोग कहते हैं ना जी कि वो जो काबुल में जाकर हमने चाय पी थी, फैज़ का जिक्र इसहाक डार साहब ने किया, तो फैसले भी आप ही के थे ना। ये लोग आप ही के हैं जो फैसले करते हैं, करवाते हैं, और फिर प्रेशर जो है वो जमहूरी हुकूमतों पर डाल दिया जाता है। आज इस मुल्क के अंदर अगर कहीं पर आपको अमन नज़र नहीं आ रहा ना, तो इसकी बुनियादी वजह आपकी गलत पॉलिसीज़ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने में आप लगे हुए हैं। जो असल मसाइल थे उनका कोई हल आपके पास मौजूद नहीं है, और सिर्फ कुछ मखसूस लोगों को बिठाकर जमहूरियत का एक ड्रामा पाकिस्तान की आवाम को ये स्टेज ड्रामा दिखाया जा रहा है। इंटरवल के बाद की इस वक्त की सूरत हाल है, और बहुत जल्दी इस ड्रामे का ड्रॉप सीन होने वाला है। आपने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के इस स्टेज ड्रामे के अंदर बहुत सारे किरदारों को आते जाते देखा होगा। ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं और आखिरकार इस ड्रामे ने ख़त्म होना है। ये मुझे कोई सेकंड शो इसका नज़र नहीं आ रहा, और बहुत जल्दी इसका ड्रॉप सीन होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस मुल्क के अंदर अगर हमें टीवी पर बिठाकर कुछ लोग ये भाषण देंगे कि इस मुल्क में इकॉनमी को ठीक करना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा किरदार था, पाकिस्तान की आवाम के हालात बेहतर करने में उनका हाथ है, और हमारे जो ताल्लुकात हैं इंटरनेशनली वो ठीक करने में उनका हाथ है, तो फिर तनकीद भी सर उन्हीं पे होगी। और पिछले 3-4 दहाइयों के अंदर इस मुल्क में अगर अमन नहीं आ सका तो इसमें आपकी पॉलिसीज़ हैं जो आपने जनरल ज़िया से लेकर मुशर्रफ साहब और आज जो कुछ हो रहा है, इसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो शामिल है। मैं आपको फिर से खबर ये भी दे दूँ कि काशिफ अब्बासी साहब जी बहुत दिनों के बाद आज मंजर आम पर आए, और महमूद अचकज़ई, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, अलामा राजा नासिर अब्बास हैं, और सलमान अकरम राजा जो सीनियर सहाफ़ी काशिफ अब्बासी साहब के घर पहुँचे हैं। अच्छा, काशिफ अब्बासी साहब का जो अंदाज़ है जी, बहुत ही माप तोल कर तनकीद करते हैं, और इस तनकीद की वजह से उन्हें ऑफ एयर कर दिया गया, और काफ़ी महीनों से वो ऑफ एयर हैं। उनका कसूर ये था कि उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्ट सवाल पूछे। उनका कसूर ये था कि वो पाकिस्तान में जो हुकूमत है उनका एक कंपैरिजन कर रहे हैं। उनके माजी के जुमलों को उनके सामने रखा जाता है, उनके माजी के हालात उनका आईना बनाकर उनके सामने रख दिया जाता है। तो सर चेहरा तो आपका बदनुमा नजर आएगा ना। माजी में आप क्या कहते रहे कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म चोर होगा, अगर बिजली महंगी हो जाए, चीनी महंगी हो जाए, क्या कहा था मरियम ने। जब ये तमाम बातें आपको रोज़ाना की बुनियाद पर दिखाई जाएंगी तो सर फिर बुरा तो लगेगा ही ना। और काशिफ अब्बासी साहब को ऑफ एयर करने की एक वजह ये थी, और जिस तरह से उन्होंने तनकीद की, वो खामोश नहीं हुए, उन्हें खामोश करने की कोशिश की गई। उन्होंने एहतजाज किया और एहतजाजन अलग हो गए, लेकिन उनके सामने यानी हो सकता था ना कि कह देते कि ठीक है सर हाथ खोला रख लेते हैं, बात कर लेंगे, लेकिन उन्होंने अपना ये जो स्टांस था उसे तब्दील नहीं किया। फिर ये हमारी आज की नशिस्त थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।